चलिए आगे की चीजें लिखिए। थर्ड हाउस तक हो गया था मे बी प्रीवियस क्लास। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस पीस ऑफ माइंड का है, शांति का हाउस है चौथा। जिस व्यक्ति की कुंडली में चौथा भाव प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होता है, उस व्यक्ति को अपने घर का सुख प्राप्त नहीं होता। चाहे वो बंगला बना ले, चाहे वो जितनी लग्जरियस घर बना ले, चाहे जितना लग्जरियस व्हीकल परचेज कर ले, बट जब तक चौथा भाव उसका पॉजिटिव नहीं होगा, चौथा भाव जब तक उसका अपलिफ्टेड नहीं होगा, या चौथे भाव में जब तक शुभता नहीं होगी, तब तक उसकी लाइफ में कभी भी शांति नहीं मिल सकती, सुकून नहीं मिल सकता। मेंटालिटी जो है वो भी आपका फोर्थ हाउस है। इसके बाद डोमेस्टिक एटमॉस्फियर जो है वो भी चौथा भाव है। और जब जहां आप रहते हो तो चौथा भाव ही हो जाता। चौथा भाव का संबंध अगर मैलेफिक प्लैनेट से हो जाए, मतलब मैलेफिक प्लैनेट्स जो है वो चौथे भाव में आके प्लेस्ड हों, या दृष्टि कर रहे हो, या देख रहे हो, उस व्यक्ति की मन की शांति उड़ जाती है। मन की शांति नहीं रहती उसमें, मेंटालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, कंफर्ट्स खत्म हो जाते हैं, या कंफर्ट्स रहते भी हैं तो वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता, कंफर्ट्स का यूज नहीं कर पाता। और चौथा भाव ही आपको गति भी देता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। गति देने का काम चौथे भाव का है। क्यों गति देने का भाव? आपका धर्म का भाव कौन सा है? नाइन्थ हाउस। फोर्थ से नाइन्थ हाउस कौन सा है? ट्वेल्थ हाउस। और ट्वेल्थ से फिफ्थ हाउस फोर्थ हाउस। फोर्थ से जो फिफ्थ हाउस है, आपसे जो आपका फिफ्थ हाउस होता है वो आपका पूर्व जन्म होता है, पूर्व पुण्य भाव होता है। ठीक है, फिफ्थ हाउस। और हम क्या कहते हैं भाई, नवम भाव क्या है? इस जन्म के पुण्य और शुभ कर्म हैं जो भाग्य के रूप में आपको प्राप्त होते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति को मोक्ष चाहिए वो सबसे पहले क्या करता है? अपने चौथे भाव को एक्टिव करता है, फिर अपने ट्वेल्थ हाउस को एक्टिव। इसलिए ट्वेल्थ से फिफ्थ हाउस पड़ता है फोर्थ हाउस, इसलिए ये फोर्थ हाउस गति भी प्रदान करता है। क्योंकि पांचवा भाव जो होता है ज्ञान का है, ट्वेल्थ हाउस मोक्ष का है, जो मोक्ष का ज्ञान आपको प्रदान करता है। मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए जो वैल्यूएबल नॉलेज है, वैल्यूएबल एजुकेशन है, कंसीविंग एजुकेशन है, उनकी तरफ जो आपको, भाई जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, तमीज नहीं होगी, तब तक क्यों बढ़ोगे आप? तो कहने का मतलब क्या है जानते हो? कि जो आपको मेटलिस्टिक चीजों से रिलेटेड नॉलेज चाहिए वो फिफ्थ हाउस है, जो आपको स्पिरिचुअल चीजों से रिलेटेड नॉलेज चाहिए वो आपका फोर्थ हाउस। चौथा भाव गति देता है, ध्यान रखिए। चौथा भाव का संबंध मां से भी है, इसलिए फोर्थ हाउस में जो प्लैनेट पड़ते हैं उन ग्रह से संबंधित जो मात्र तत्व हैं, क्योंकि पंचम भाव आपकी ज्वाइंट फैमिली का भी है। लोग आजकल पूछते हैं भाई कुल देवी कौन है, बात होती है ना, कुल देवी कौन है, हमारी कुल देवी कौन? कईयों को पता होता है, कईयों को पता नहीं होता। तो आप फोर्थ हाउस में पड़े हुए प्लैनेट्स को देख के जान सकते हो कि आपकी कुल देवी कौन है। कुल देवी का मतलब क्या होता है? कि जो आपको शांति प्रदान करें, जो आपको सुख प्रदान करें, जो आपको लग्जरीनेस प्रदान करें। आप भले ही कम कमाएं लेकिन उसमें आपकी ग्रोथ हो, उसमें आपकी बरकत हो, वो आपका फोर्थ हाउस है।
समझ रहे हो मेरी बात आप? आदमी क्या कहता है, मेरा घर नहीं बन रहा, मेरी लाइफ में सुकून नहीं है, मेरी लाइफ में कंफर्ट्स नहीं है। तो पंडित लोग, आचार्य लोग जानते हो क्या प्रश्न करते हैं? कहते हैं आपकी कुल देवी कौन है? और क्लाइंट जानते हो क्या कहता है? मेरी कुल देवी का पता नहीं। और प्रीमियम पोजीशंस पर हैं लोग, मतलब ऐसी पोजीशंस पर जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। टॉप नॉच पोजीशन जिसके लिए आदमी पागल है, और वहां पहुंच के वो जानते हो क्या कह रहा है? वहां पे पहुंच के वो कह रहा है कि हमें सुकून नहीं है। वहां पहुंच के वो कह रहा है मैंने पूरी लाइफ नौकरी करी, मेरा घर नहीं है। वहां पे वो पहुंच के कह रहा है कि मेरे पास व्हीकल नहीं है। वहां पे पहुंच के वो कह रहा है कि मेरी लाइफ में कंफर्ट्स नहीं है, सुख नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो अपनी कुल देवी से परिचित नहीं है, या कुल देवी के प्रति उसकी निष्ठा नहीं है। और जिसके ऊपर कुल देवी की कृपा हो जाती है, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। वो घर में पड़ा भी रहेगा ना, तो भी उसके पास सब कुछ रहेगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात। चौथे भाव में पड़ा हुआ प्लेनेट, उसका संबंध जिस भी देवी से, अभी मैं बताऊंगा, वही आपकी कुल देवी होती है। उनकी आराधना करने से आपके पास कंफर्ट्स आने चालू हो जाते हैं, लग्जरी चालू हो जाती है आनी, सुख आपको मिलने लग जाता है, शांति आपको मिल जाती है। लाइफ में जो भी आपको चाहिए वो सब आपको प्राप्त होने लग जाता है, केवल चौथे भाव में पड़ी हुई देवी की पूजा करने से। जो प्लैनेट्स पड़े हैं, उन प्लैनेट्स का तत्व जिस देवी में पाया जाता है, उनकी आराधना अगर आप करना चालू कर दोगे, तो घसीट के आपके पास सुख, संपत्ति, कंफर्ट्स वो प्लैनेट लाके दे देगा। और कुल देवी का जो संबंध है वो चौथे भाव से, माँ है हमारी वो। और कभी कभी माँ से बढ़कर तो नहीं कह सकते, लेकिन माँ के तुल्य ही है वो। और अगर उनका आशीर्वाद आपके जीवन में मिल जाए ना, तो कुछ भी आपके लिए दुर्लभ नहीं। मोक्ष तक अकेले कुल देवी दे सकती हैं। और आज भी प्रचलन है कि लोग अपनी कुल देवी को नहीं भूलते हैं। लेकिन अब कुछ युग ऐसा आ रहा है कि जिसमें लोग, उनकी फैमिली खुद ही नहीं चाहती है कि उनकी कुल देवी के बारे में कुछ पता चले। इसलिए जो कुल देवी से विमुख हो गया, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। ध्यान रखिए। तो कभी आपको चौथे भाव से संबंधित प्रॉब्लम दिखे किसी भी व्यक्ति की लाइफ में, आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए, आप उनसे इन जनरल बात सबसे पहले पूछिए कि भाई आपकी कुल देवी कौन है। अगर उसका आंसर वहां पे सही नहीं है, और उसके लाइफ में सब कुछ है, क्योंकि चौथे भाव का अपना काम है और दसम भाव का अपना काम है। करियर अलग डिपार्टमेंट है, सेवंथ हाउस अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन चौथा भाव एक अलग डिपार्टमेंट। चौथे भाव में अगर कोई प्लेनेट नहीं है, तो उसमें पड़ी हुई राशि को कंसिडर करिए, कौन सी राशि है, उसका लॉर्ड। चौथे भाव को जो प्लैनेट्स देखते हैं उनका भी संबंध कहीं ना कहीं बन जाता है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि कम से कम प्रणाम तो कर ही सकते हैं, और थोड़ा क्लैरिफिकेशन घर में करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी देवी आपकी कुल देवी। प्लेनेट भी आपको दिख गया, घर में आपने पता किया, वो भी होगा। और अगर पता है आपको सही तरीके से, सही ढंग से, तो फिर आपको फिर कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो आप पता कर लीजिए। बात समझ आ गई आपको? चलिए आगे लिखिए। और चौथा भाव क्या होता है? माँ का रूप है। चैन, अच्छा ये बताओ, बच्चे को सुख सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, उसको चैन कहाँ मिलता है? माँ की गोद में ही मिलता है। और चौथा भाव आपकी बर्थ प्लेस भी है, जन्म स्थान। जिस व्यक्ति की कुंडली में चौथे भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है, विदेश योग को रिप्रेजेंटेट करता है। मतलब वो व्यक्ति अपने जन्म स्थान में रहेगा तो उसको शांति सुकून नहीं मिलेगा। जब तक वो अपना जन्म स्थान नहीं छोड़ेगा, या सुदूर कहीं जाके नहीं रहेगा, तब तक उसकी लाइफ में कंफर्ट्स। अच्छा क्या बताओ, इन जनरल कोई अपना घर छोड़ना चाहता है? इन जनरल कोई अपनी जन्मभूमि छोड़ना चाहता है? कौन जा पाएगा इतना दूर? जो पत्थर दिल लोग, या जिसको वहां संतुष्टि नहीं मिल रही हो, जिसको वहां पे कंफर्ट्स नहीं, जिनको बाहर ही मजा आता है, वही तो अपना घर छोड़ पाएंगे ना। अच्छा, जिन बच्चों के चार्ट्स में देखोगे, या जिन व्यक्तियों के चार्ट में आप देखोगे फोर्थ हाउस में राहु, मंगल, शनि, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, आप उनसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन कर लो, भाई आपका घर में मन नहीं लगता? सीधे आंसर होगा हाँ, ये आपके पैर घर में टिकते नहीं है, सीधे आंसर होगा। वो व्यक्ति घर से दूर रहेगा तो उसको वो ज्यादा सुकून रहेगा।
इसलिए चौथे भाव में पापी ग्रहों का आने का मतलब बर्थ स्थान से, बर्थ प्लेस से दूर जाइए, मतलब विदेश योग है ऑटोमेटिक। मतलब जो भी व्यक्ति विदेश जाएगा उसका चौथा भाव पीड़ित मिलेगा। जब तक चौथा भाव पीड़ित नहीं है विदेश नहीं जा सकता खाने के लिए। तो पहली रेमेडी क्या है फोर्थ हाउस की? ऐसी जगह जाएं, ऐसी जगह घर बनाएं जहां पे स्वच्छ जल हो, पानी थोड़ा सा अच्छा हो। फोर्थ हाउस बहुत पीड़ित हो तो वाटर एलिमेंट जो है वहां का अच्छा हो। तो दूसरी रेमेडी क्या है? पहला रेमेडी क्या है? पहली रेमेडी फोर्थ हाउस को पॉजिटिव करने की, ऐसी जगह जाएं जहां पे स्वच्छ जल हो, पानी साफ हो, साफ सुथरा हो। दूसरी रेमेडी क्या है? गति के लिए, पीस के लिए, कंफर्ट के लिए पूजा करें। किनकी? जो ग्रह बैठे हैं उनसे संबंधित जो देवियां हैं उनकी पूजा करें। जैसे सूर्य का संबंध अगर किसी देवी से आता है तो गायत्री देवी से आता है। आपने देखा होगा गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति सूर्य की आराधना करता है एक तरह से। तो सूर्य का संबंध अगर किसी देवी से देखना है तो गायत्री माँ से। मंत्र आप जानते हो, ओम भूर्भुवः स्वः। बाकी पूरा मंत्र हम बोल नहीं सकते, आप समझ लीजिए, क्योंकि गायत्री मंत्र को ऐसे बोलना मना किया गया है। आपको भी जब जप करना हो, कोई कितना भी कुछ भी बोले, लाउड स्पीकर पे नहीं बजाना चाहिए और आपके मुख से उसके शब्द पूरे नहीं निकलने चाहिए। गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति अगर जप रहा है और उसका शब्द कोई और सुन रहा है तो पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए मन में ही ये मंत्र होते हैं, वेद के मंत्र हैं। ठीक है। उसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा अगर किसी देवी को रिप्रेजेंटेट करता है तो वो गौरी माता को, पार्वती देवी को रिप्रेजेंटेट। तो अगर जिसको चंद्रमा से संबंधित कुल देवता का पता करना, कुल देवी का पता करना है, वो गौरी माता की आराधना कर सकता है। मंत्र आप जानते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगल के केस में अपनी कुल देवी का पता करें, क्योंकि मंगल जमीन को रिप्रेजेंटेट करता है। तो मंगल के केस में तो अपनी कुल देवी को ही पूजें। जिन जो भी आपके कुल देवी हो फैमिली में पता करें, उन्हीं की ही पूजा करें, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र बोला गया है। और जो आपकी जड़ें हैं वही आपकी एग्जैक्ट कुल देवी है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। मंगल के केस में अपनी कुल देवी की ही पूजा करनी चाहिए। ठीक है। फोर्थ हाउस में मंगल अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, क्योंकि चौथे भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का घर है। और आपने अगर बेसिक पराशरी पढ़ी है, आप में से काफी काफी लोगों ने बेसिक पढ़ी है, तो उसमें आपको पता है चौथा भाव दिग शून्य भी करता है मंगल को। और चौथा भाव में मंगल काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का भी फल देता है। तो घातक पोजीशन है ये मंगल की, चौथे भाव में मंगल का। तो यहाँ पे मंगल अगर किसी का हो, चौथे भाव में मंगल अगर किसी का हो, तो उसके घर में श्राद्ध कर्म जो होते हैं वो बहुत ढंग से, बहुत विधि विधान से करने चाहिए। नहीं तो मंगल की जो नकारात्मक प्रभाव है वो उसके पूरे घर को नहीं बचा पाएगा। कलह रहेगी, द्वंद रहेगा, लड़ाई झगड़ा रहेगी, डिस्प्यूट्स रहेंगे। मंगल से संबंधित जितनी भी नकारात्मकता है, अगर चौथे भाव में मंगल है और उसके घर में श्राद्ध कर्म सही से नहीं हुआ है, तो उसके जो इफेक्ट आएंगे ना वो बहुत डेंजरस होंगे, बहुत डेंजरस। श्राद्ध कर्म बहुत सही से करना चाहिए, जिसका भी चौथे भाव में मंगल हो। उसको ध्यान रखना है कि हमारी, अगर कोई फीमेल है चौथे भाव में मंगल है, तो जिस कुल में आप जाने वाले हो, विवाह करके विवाहोपरांत जिस कुल में आप जाओगे
वहां पे आपको ध्यान रखना है कि भाई जिसकी भी अगर डेथ हो आपके सामने, पूर्व में अगर किसी की डेथ है, कंफर्ट्स नहीं है, घर परिवार नहीं सही है, या घर में सुख सुविधाएं नहीं है, पैसा बहुत आ रहा है टिक नहीं रहा है, पीस नहीं है, सब कुछ है तो पीस नहीं है, कलह है, तो आप कोशिश करो सबसे पहले जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनका श्राद्ध कर्म कर लीजिए, तर्पण कर्म करवा लीजिए। हो सके तो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स मतलब पति को या उनकी फैमिली को थोड़ा सा प्रेशर करके श्राद्ध वगैरह करवा लीजिए। कुछ गया चले जाते हैं कुछ लोग, करवा लीजिए, है ना, ताकि आपके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाए। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो मंगल का नकारात्मक प्रभाव आपका कुछ बहुत बिगाड़ नहीं पाएगा। और मंगल की चाहे जितनी रेमेडी कर लो, फोर्थ में मंगल पड़ा हो किसी के चार्ट, चाहे जितनी रेमेडी कर लो, अंततो गत्वा परिणाम शून्य होगा। जिस आप साइंस को पढ़ रहे हो ना, ये एंशियंट साइंस है, और जितने भी तरह की साइंसेस निकली हैं आज की डेट में जो पढ़ी जाती, केवल भृगु संहिता इससे पुरानी साइंस है। लेकिन अगर आप भृगु नंदी नाड़ी पढ़ते हो तो वो पराशरी के बाद उसका भी जन्म हुआ है, क्योंकि भृगु संहिता और नंदीश्वर ऋषि की नंदी नाड़ी, इन दोनों को कंबाइन करके भृगु नंदी नाड़ी बनी है। लाल किताब यहीं से निकली है, केपी एस्ट्रोलॉजी यहीं से निकली है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यहीं से निकली है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी यहीं से निकली है। तो जिस साइंस को आप पढ़ रहे हो वो सच में मतलब वरदान है आप सबके लिए। आप लोग सौभाग्यशाली व्यक्ति हो। मैं इसका बहुत मैंने प्रोपोगंडा किया नहीं इस साइंस, ये मेरी मतलब अगर मैं बोलूं तो मैं बीएनएन का थोड़ा सा सिग्नेचर कोर्स माना जाता है मेरा बीएनएन। लेकिन अगर मैं दिल से कुछ पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं पराशरी, क्योंकि मैं पराशरी का बहुत पुराना स्टूडेंट। पराशरी जो है ना वो आपके अंता चक्षुषों को खोल देगी पूरी तरह से। जो रेमेडीज निकल के आती हैं सामने वैदिक फिलॉसफी के हिसाब से, वो पराशरी से दूर, बिना दूर नहीं हो सकती। अब कितनी बड़ा आपको उपाय मिल गया, चौथे में मंगल दिखे, सबसे पहला क्वेश्चन ये हो कि भाई श्राद्ध कर्म हुए कि नहीं आपके घर में। कोई भी पापी ग्रह दिखे आपको चौथे में, पूछो कुल देवी हैं कौन है, कुल देवी किसकी पूजा कर, पता चल जाएगा। फिर आप उन देवी की आराधना करने वाला व्यक्ति की लाइफ में अपने आप वो चीजें प्राप्त होने लगी। दुर्गति चौथे भाव में अगर राहु पड़ा हो तो वो दुर्गति करता है, दुर्गति करवाता है, उस व्यक्ति की गति नहीं हो सकती, दुर्गति हो। तो दुर्गति को दूर करती है माँ दुर्गा। दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गा पर निवारणी, दुर्ग मक्षेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्ग मज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दमानला। ऐसे ही उसका पूरा मंत्र है, तो वो भी जप सकते हैं। 32 नामावली करके है, ठीक है। दुर्गा जी की उपासना करे जिसका चौथे में राहु, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। शनि के केस में काली माता, ग्रीड है, सौरो है शनि के पास, दुख है, संताप है, शनि के पास ये सब चीजें, संताप है। बुध अगर चौथे भाव में पड़ा है तो सरस्वती माता। चौथे भाव में किसी का मरकरी हो, बहुत हाइजीन होता है, हाइजीनिक होता है, उसको बात बात पे हाथ धुलने की, साफ सुथरे चीजें रखने की आदत होगी, किताबें रखने का शौक होगा भले ना पढ़े। चौथे पे मरकरी है आप में से किसी को? शुक्र है, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी की आराधना करें, वो आपकी कुल देवी है। चंद्रमा है तो एक तो ऊपर बताया अभी आपको, गौरी माता, ठीक है। और मंगल के केस में भी गौरी माता आ जाती है, जो मैंने थोड़ा सा मिस किया था, तो गौरी माता वहां भी आ जाएगी। चंद्रमा के केस में तारा देवी और ज्यादा बली, और केतु के केस में चामुंडा देवी। घर नहीं बन रहा, चौथे भाव में केतु बैठा है, चामुंडा देवी की आराधना करिए। चंद्रमा बैठा है, तारा देवी की आराधना। शुक्र बैठा है, लक्ष्मी जी की आराधना करिए। घर
अब देखो आपको रेमेडी मिल गई, आज की डेट में आपको उपाय मिल गया, तो यार घर नहीं बन रहा, कुछ नहीं करना है, घर ही ढूंढो कहाँ है। चौथा भाव घर है ना, वो किस देवी से जुड़ा है? चौथा भाव घर है ना, देखिए किस देवी से जुड़ा है, और उस देवी की आराधना करने लग जाइए। बृहस्पति अगर है तो पीताम्बरा, गुरु के लिए पीताम्बरा, मंगलामुखी। ठीक है। ओ, इष्ट देवता का कब बताना है, कुल देवता का कब बताना है, दोनों ही प्रश्न ही दूसरे होंगे। पंचम भाव इष्ट देवता का है और चौथा भाव कुल देवी का है, क्योंकि यहां से माँ देखी जाती है, आपका कुल का भी भाव है, इसलिए कुल देवी, वो देवी जो आपकी माँ की तरह आपको वैल्यू दे, वो है आपकी कुल देवी। बात समझ आ गई? और कुछ नहीं देंगी तो पीस इतना दे देंगी कि कोई कुछ भी कर ले तो भी आप बेचैन नहीं हो। चैन देने का काम चौथे भाव, चैन दिलवाने का काम पति का है। लेकिन चैन देने का काम किसका है? चौथे भाव। और आजकल तो खुद ही फीमेल्स इतना काम कर रही है कि वो खुद ही चैन खरीद के दे देती है। ठीक है, आगे बढ़े। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ हाउस पागल बनाता है। पागल दो तरह के होते हैं, एक पागल होता है जिसके अंदर जुनून होता है, पीछे पड़वाने वाला भाव पंचम, पागलपन का भाव पंचम, पागल कर देने का भाव पंचम। व्यक्ति पागल कहाँ होता है? प्यार में पागल, जिससे बहुत ज्यादा लव होगा वहीं पे पागलपन है। मतलब कुछ भी आप देख लो, पागल अगर कहीं व्यक्ति मिला, कुछ ऐसा, देखो घर नहीं मिला तो पागल नहीं होता है, पत्नी छोड़ के चली गई पागल नहीं होता है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई पागल हो जाता है, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया पागल हो जाता होता है, नहीं होता है। एक्चुअली पांचवा भाव आर्टिस्टिक टैलेंट का भी है, आपको पता है, एज पर करियर फिलोसफी है, करियर एस्ट्रोलॉजी, पंचम भाव आर्टिस्टिक टैलेंट्स का भी है। और आर्ट ऐसे नहीं आती ना, उसके पीछे पागल होना पड़ता, मतलब जिस व्यक्ति की कुंडली में पांचवा भाव अहम रोल प्ले कर रहा हो, उस व्यक्ति को अपने लाइफ में पागल होना पड़ेगा कुछ भी प्राप्त करने के। इसलिए करियर का संबंध पांचवें से आ जाए, लव का संबंध, रिलेशनशिप का संबंध पांचवें से आ जाए, 7-5 का एक्सचेंज हुआ पड़ा है, 7-5 का रिलेशन कोई बिल्ट हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं ना, 5-8 के एक्सचेंज से होता है, पता है आपको? पांचवा भाव आठवां भाव जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो ही नहीं सकते। पागल करेगा, पांचवा भाव जहां जाएगा उन चीजों के लिए पागल करेगा आपको। पांचवें भाव में जो प्लैनेट्स आएंगे उन चीजों के लिए आप पागल रहोगे। अंतर है। दो देखो, कंडीशंस दो होती हैं, एक प्लैनेट कहीं जाता है तो वो उन चीजों के पीछे खुद गया है, और एक कहीं प्लैनेट उठ के किसी भाव में आता है। ये मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा आपसे, क्योंकि ये बहुत डिफरेंशिएशन रहता है इसमें, तो उनके लिए आप पागल रहोगे। एक है किसी के लिए पागल हो जाना, एक है कोई आपको पागल कर दे।
आप नहीं चाह रहे थे, लेकिन तब भी उसको किसी ने आपको पागल बना के चला गया। एक मतलब आपका चोरी करने का मन है कुछ, तो आपने किसी का सेलफोन देखा, आपका मन हो गया, पीछे पीछे घूम रहे हो, कब ये सोए, अगल बगल कोई रहे ना, कोई हमें देख भी ना ले, वो तो है कि नहीं। ट्रेन की बोगी में घूम रहे हो, आदमी सो रहा है, आप घूम रहे हो कि एक झपकी लगे हम फोन पार करें, एक ये है कि नहीं है। और एक क्या है, आप जा रहे हो रास्ते में फोन गिरा मिल गया आपको, सेम कंडीशन हो रही है ना। तो इसके विषय में बाद में बात करेंगे। ओवरऑल बात क्या है, पांचवा भाव अगर बली है किसी व्यक्ति का, तो वो जिस चीज के पीछे पागल होगा वो चीज प्राप्त कर लेगा लाइफ। जिससे सबसे ज्यादा प्यार होता है वही आपको पागल बनाता है, पागल करता है। पंचम भाव बुद्धिमान भी बनाता है, और बुद्धि का हरण भी पंचम भाव ही करवाता है। इस समय हल्ला मचा है एक व्यक्ति का बहुत ज्यादा, और अभी थोड़ा सा कम है। सोशल मीडिया में एक ही व्यक्ति इस समय वायरल चल रहा है। उसके पहले अभी जो चल रहा है एक दूसरा चल रहा है, उससे पहले एलविश यादव, नाम सुना है आप सभी ने, ज्यादातर लोगों ने सुना हो। उसकी कुंडली उठाओ जरा, थर्ड और फिफ्थ से एक्सचेंज है, तीसरा भाव और पांचवें भाव का एक्सचेंज, राशि परिवर्तन। तीसरे भाव में बृहस्पति बैठा है 12 नंबर राशि पे, 10 नंबर राशि, और पांचवें भाव में सैटर्न बैठा है 12 नंबर राशि। एक्सचेंज बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड हाउस। ऑनलाइन चीजों के लिए देख रहे हो, शेयर मार्केट की ट्रेडिंग भी करता है। फिफ्थ हाउस इज शेयर मार्केटिंग, थर्ड हाउस इज कमीशनिंग। उस वो खुद नहीं, कुछ नहीं करता, जो उसके पास जनता है, एक कंपनी से टाई अप कर रखा है, उनको बताता है हम शेयर मार्केट की आपको टिप्स दे रहे हैं, नाम उसका है, कमीशन उसको मिलता है, काम कोई और कंपनी करती है। देख रहे हैं आप, ब्लॉगिंग, यूट्यूब कंटेंट्स। फिर थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस वो खुद एक्टर है, कलाकार भी है। फिफ्थ हाउस आर्टिस्टिक टैलेंट है। थर्ड हाउस क्या, बिग बॉस, ओटीटी प्लेटफॉर्म। दिख रहा है पागलपन, जुनून, दिख रहा है आपको। एक्सचेंज बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड। प्यार सफल नहीं होता व्यक्ति का, पांचवा तीसरा संघर्ष का भाव भी है ना। तीसरे भाव की चीजों के लिए व्यक्ति पागल होगा तो अपलिफ्ट हो जाएगा, पांचवें भाव की चीजें चाहेगा तो सफर आ जाएगा। पॉजिटिव हाउस फिफ्थ है ना, थर्ड हाउस की चीजें चाहोगे तो पांचवा भाव सोने की तरह काम कर रहा है। और अगर पांचवें भाव से संबंधित चीजें चाहिए, खत्म लाइफ। तो आपको जब एक्सचेंज होता है ना फिफ्थ और थर्ड में, हमेशा खराब भाव को पकड़ना पड़ता है, अच्छे भाव को नहीं पकड़ना, वो तो ऑलरेडी यूटिलाइज है। यूटिलाइज तो खराब भाव को करना है ना। तो क्या कर रहा है, शेयर मार्केट में उसने अपना प्रोफेशन नहीं बनाया, शेयर मार्केट से कुछ नहीं कर रहा, शेयर मार्केट की जानकारी किसी और को है, बस अपनी जो इन्फ्लुएंस करने वाली ऑडियंस है उन पर अपना इफेक्ट डाल के उनसे काम करवा रहा है, दूसरे लोग काम कर रहे हैं, उसको पैसा मिले। क्लियर हो गई बात। तो फिफ्थ हाउस क्या है, पागल करने का भाव। अगर मेलेफिक प्लैनेट्स फिफ्थ हाउस में है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का अच्छे से उपयोग कर पाता है। यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और अगर बेनिफिक प्लैनेट्स होंगे तो पागल करेंगे।
हर जगह बेनिफिक प्लैनेट्स अच्छे नहीं है, तीसरे भाव में अच्छे नहीं है बेनिफिक प्लैनेट्स, फिफ्थ हाउस में अच्छे नहीं है बेनिफिक प्लैनेट्स, यहाँ सब मेलेफिक ही अच्छे हैं, ताकि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने लगी रहे। तो फिफ्थ हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स आपको पागल तक कर सकते हैं, और फिफ्थ हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स आपकी बुद्धि से अच्छा उपयोग करवाएंगे। अब देख लो, फिफ्थ हाउस में सैटर्न बैठा है, एलवी यादव की कुंडली, मतलब एक एग्जांपल मैंने ले लिया। तो मेरी आदत है, मैं उन लोगों को टच करता हूँ जो आपके अभी नॉलेज में कुछ नया भी मिल जाए सीखने। ठीक है। चौथे भाव में और पांचवें भाव में अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो व्यक्ति बेहद आलसी हो जाता है। आपको पता है फिफ्थ हाउस प्रोजेक्शन का हाउस है। प्रोजेक्शन मतलब समझ आ रहा है आपको? अच्छा प्रोजेक्शन होगा लाइफ में, अच्छी चीजें अगर आपको क्लैरिटी सामने दिख रही हो। प्रोजेक्टर देखा आपने, फिल्म वाला? एक पर्दे पे वो क्या होता है, वो प्रोजेक्टर क्या होता है, एक पर्दे पे जाके छप रहा होता है पूरी तरह से, एक पर्दे पे उतर रहा होता है ना। तो प्रोजेक्टर अच्छा है तभी अच्छा चित्र आ रहा है पर्दे पे। अगर प्रोजेक्टर खराब होगा तो पर्दे पे चित्र नहीं आएगा। मतलब परिणाम से पहले जो प्रोजेक्शन है, आपका प्रोडक्शन जो है, जो परिणाम में दिखने वाला है, उसके पहले की जो चीज है वो पांचवा भाव। मतलब आपकी लाइफ कहाँ जाने वाली है, ये आपकी दूरदर्शिता से कैलकुलेट होगी। और ये पांचवा भाव आपको दूरदर्शिता देता है, जुनून देता है, हिम्मत देता है, पागलपन देता है, उसको अचीव करने के लिए, ग्रैब करने के लिए आपको पैशनेट करता है। पांचवा भाव पैशन का भी। ठीक है, आगे लिखिए। अगर पांचवा भाव अच्छा है तो आपका जो प्रोजेक्शन लेवल है, या आप में एक अच्छा प्रोजेक्शन स्किल है, तो सबसे पहला काम क्या करना, फिफ्थ हाउस में अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो उनको ट्रीट करिए, उनको किसी काम में लगाइए। मून है, वीनस है, कोई आर्टिस्टिक टैलेंट सीखो जरूर, नहीं तो वो आपको नल्ला बेरोजगार बनाएगा और कुछ नहीं देगा लाइफ। बेनिफिक प्लैनेट्स को, फिफ्थ हाउस में है बेनिफिक प्लैनेट्स, उनको सबसे पहले यूटिलाइज करना है आप, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें उनको यूटिलाइज कर दीजिए। मेलेफिक प्लैनेट अपने आप आपका काम चला। अब पांचवा भाव जो है ना, वो इष्ट का भी है भाव। फिफ्थ हाउस में जो राशि पड़ी होती है वो आपका इष्ट होता है। अच्छा, पांचवे, थर्ड हाउस हम आपको फोर्थ हाउस इससे पहले बता रहे थे। फोर्थ हाउस अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखोगे तो 4 नंबर राशि ऑन करती है फोर्थ हाउस, इसलिए वहां पे शांति है, इसलिए वहां पे सुकून है। लेकिन पांचवें भाव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 5 नंबर राशि पड़ती है, मतलब ये क्रिएटिविटी का हाउस भी है, उत्पत्ति का भाव भी है पांचवा। क्योंकि जब आप औलाद देखते हो, बच्चा देखते हो, तो आप किसी को उत्पत्ति दे रहे हो ना, कुछ क्रिएट कर रहे हो ना, कुछ बना रहे हो ना। तो पांचवा भाव क्रिएट का भी है, क्रिएटर का भी, उत्पत्ति का भी। बात समझ आ रही है? तो पांचवें भाव में अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं उनको ट्रीट करना है, ग्रीट नहीं करना। ठीक है। सिक्स हाउस रिपु का है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अभी जब आपकी क्लास का सिनेरियो थोड़ा आगे बढ़ेगा, इसमें हम आपको पाका लगन सिखाएंगे, पाका लगन कुंडली कैसे बनती है। उस कुंडली को बनाने के बाद आप अपनी एग्जैक्ट वीकनेस का पता कर पाते। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ वीकनेस होता है ना, और कुछ ऐसी वीकनेस होती है जिनका फायदा दूसरे बहुत उठाते हैं।
और हमको पता भी नहीं होती वो वीकनेस कौन सी है हमारे अंदर। अच्छा, कोई बता भी दे तो हम क्या कहते हैं, तुम बहुत बड़े ज्ञानचंद मत बनो। व्यक्ति कमी नहीं सुनना चाहता है किसी के मुंह से। कमी वहीं सुनेगा जहां श्रद्धा बहुत है, नहीं तो नहीं सुनेगा कमी। लेकिन कुंडली तो आईने की तरह काम करती है ना। तो सिक्स हाउस षड रिपु का है। जितने भी तरह के दोष बताए गए हैं वो सब षड रिपु से संबंधित है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। बेनिफिक प्लैनेट्स होंगे अगर सिक्स हाउस में, तो व्यक्ति लेट गो की सिचुएशन में जाता है, मतलब चक्कर में नहीं पड़ता। आप देखो, कोई बड़े आदमी का कोई दुश्मन नहीं होता, पैसे वाले व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता, व्यापारी किसी से दुश्मनी नहीं करता, करता है? तो इसको गाली दे दे, चाट तमाचा भी मार दे, वो किसी से करता है दुश्मनी? आप बताइए, व्यापारी व्यक्ति करता है किसी से दुश्मनी? मेरे को बताओ, अंबानी और अडानी के कितने दुश्मन है? एक दुश्मन नहीं है। कोई दुश्मन? बिजनेसमैन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला व्यक्ति के दुश्मन नहीं होते। तो अगर सिक्स हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो व्यक्ति दुश्मनी मतलब षड रिपु त्यागने के बारे में सोचता है व्यक्ति, कि हमारे अंदर रोग, लोभ ना रहे, काम ना रहे, क्रोध ना रहे, मोह ना रहे, मत्सर ना रहे, ये सब चीजें हमारे पास ना रहे। बेनिफिक प्लैनेट्स अगर सिक्स में है तो इन सब दोषों की तरफ व्यक्ति कम से कम जाएगा, लेसर में जाएगा। ये अगर है तो उससे बाहर आने के लिए सोचेगा। लेकिन अगर सिक्स हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स हैं तो वो आपको षड रूपों में डुबाते चले जाएंगे। मार्स अगर सिक्स हाउस में और व्यक्ति अपने एंगर पर कंट्रोल ना कर पाए तो वो अपनी लाइफ में क्रोध पे क्या कंट्रोल कर पाएगा कभी पूरी लाइफ? किस व्यक्ति के अंदर कौन सा षड रिपु है, ये उसकी कुंडली का सिक्स हाउस देख के पता चले। मंगल है तो क्रोध होगा, वीनस है तो काम होगा। ठीक है, ऐसे ही सारे प्लैनेट्स हैं। अभी आगे आते हैं। तीन प्लैनेट्स जो हैं वो षड रिपु रहित हैं, इनमें खराब चीजें नहीं, नेगेटिव चीजें नहीं। मतलब सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा, ये तीन ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सत्वगुणी प्लैनेट है। अगर ये सिक्स हाउस में बैठे हों या सिक्स हाउस में पड़े हों तो व्यक्ति को षड रिपु से आजाद कर देते हैं। आपको एक बात और बता दूं, आपकी कुंडली का छठा भाव ही आपकी शत्रुता का कारण बनता है। छठा भाव शत्रुता का कारण बनता है। जो भी प्लैनेट सिक्स हाउस में होंगे उन प्लैनेट्स के कारण, उन प्लैनेट्स के रूप में, उन प्लैनेट्स के कारण आपकी किसी ना किसी व्यक्ति से दुश्मनी जरूर रहेगी, या कोई आप किसी को दुश्मन मानो, ये छठा। आपको कोई चुभे, ये छठा। और जो प्लैनेट होंगे वैसा रिएक्शन होगा। मंगल अगर है तो एनिमी, दुश्मन की को आप क्रोध बहुत करोगे, गुस्सा बहुत करोगे, गुस्से आपकी दुश्मनी हो जाएगी। किसी को आपने चिल्ला के बोल दिया, झुलझुला के बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, आदमी ने आपको अपना वो मान लिया, अरे इसकी औकात कैसे हो, इसकी हिम्मत कैसे हो। ऐसी तो बढ़ती है ना शुरुआत शत्रुता की। शुक्र है तो दोनों कंडीशंस हैं, या तो आप किसी का धन वैभव देख के कुंठित रहो, शत्रु मान लो, या जब आप बढ़ोगे आपकी लाइफ में ये सब चीजें बढ़ेंगी तो लोग आपको अपना शत्रु मानने लगे, कि अरे इसके पास कैसे हो। बुध है तो इंटेलिजेंस के कारण, कि अरे मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है। बृहस्पति है ज्ञान के कारण, इंटेलिजेंस है मरकरी, और नॉलेज है जुपिटर। सूर्य है तो नाम के कारण, मेरा जरा सा भी नाम हो गया इन लोगों को दिक्कत हो रही है, मेरे को जरा सा सम्मान मिल गया इन लोगों को दिक्कत हो रही
बृहस्पति के लिए एक्सेलेंट कंडीशन है, 6 हाउस में बृहस्पति खराब नहीं। तो रोग का, रिपु का, शत्रु का, कंपटीशन का जो भाव है वो है छठा, और जो आपका ननिहाल है वो भी है छठा। आपका ननिहाल भी छठा, ममाना जिसको बोलते हैं एक तरह से, वो 6 हाउस। इसीलिए मामे से बहुत बनी नहीं। न कृष्ण की बनी, और उसी कृष्ण के मामा मामा का वध किया। रावण के मामा कौन थे? मारीच। दुश्मनी तो मारीच के कारण ही हुई ना, दुश्मनी तो कंस के कारण ही हुई। प्रिजन में रख दिया देवकी वसुदेव को, उनका राजकारण कर लिया। उन्हीं को आजाद दिलाने के लिए, आजादी दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को अपने मामा का वध करना पड़ा, करना पड़ा। और सबसे बड़ी रावण और राम के बीच में दुश्मनी का कारण कौन बना? मामा मारीच। उन्हीं ने तो सोने की मृग का रूप धारण करके सीता जी के हरण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पता है आपको, ज्ञात है ये बात? अच्छा, जब कौरव और पांडवों की लड़ाई हो रही तो पांडव भी सोच रहे हैं कि मेरे मामा हमारे पक्ष में आएंगे, लेकिन थोड़े से लोभ में, थोड़ी सी और चीजों में कौरवों की तरफ से उनको दे दिया कि हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे, तो इनकी तरफ से नहीं लड़े तो शत्रु बेड़े में जाके खड़े हो गए। पता है, ये भी कथा पता होगी आप। तो 6 हाउस, मामा का घर। समझ आ रही है बात? अच्छा, मामा से जाके हिस्सा अगर मांग लो, बहन ही मांग ले कि जिस माँ बाप ने तुमको जन्म दिया उसी माँ बाप ने हमें भी जन्म दिया, तो आप बताओ कैसा रिएक्शन होगा? मतलब मैं ऐसा कहता हूँ 5% ही होंगे जो खुशी खुशी दे दे। ये तो कंट्रोवर्सी होनी है कि तुम्हारी शादी में जो 50 लाख पिताजी ने खर्चा किया था, पहले वो वापस लेके आओ, फिर बंटवारे की बात करना। होगा कि नहीं होगा? आप बताओ, लिटरली बताना, पक्ष मत लेना। सही है कि नहीं बात? तो भांजे की या भांजी की मामा से लड़ाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि भांजा भांजी मामा से कुछ मांग नहीं रहे हैं। जिस दिन मांग लिया, कि अब तो सरकार ने भी अधिकार दे दिया, कोर्ट ने भी, कि भाई माँ क्लेम कर सकती है कि हमारा हिस्सा है, और मांग के देख लो। तो उतना बड़ा दुश्मन कोई आपको दिखेगा नहीं, आपके अगल बगल खानदान कुल गोत्र में कोई नहीं दिखेगा। समझ आ गई बात? चलिए आगे लिखिए। 7th हाउस, इसको मारक भाव भी कहते हैं। 8th हाउस आपकी आयु है, और 8th हाउस को नेगेट करता है 7th हाउस। 8th हाउस को नेगेट करता है 7th हाउस। मृत्यु भाव 8th है, उसको नेगेट कौन कर रहा है? 7th हाउस। 7th हाउस मृत्यु भाव है। आपकी आयु 8वें भाव से देखी जाती है, व्यक्ति की मृत्यु 7वें भाव से देखी जाती है, ध्यान देना। 8वां भाव तो क्लेम दिलाता है, मृत्यु के बाद का पैसा है 8वां भाव। भाई हम क्या कहते हैं 8th हाउस को? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऐसे ही मिल जाएगा आपको, इंश्योरेंस ऐसे ही क्लेम कर दोगे? भाई आपकी हड्डी टूटी तो मौत तक परिचय तो हुआ है ना आपका, जाके टक से छू के भले चले आए हो, लेकिन गए ना वहां तक, तभी तो क्लेम मिल रहा है। टर्म प्लान, खत्म हो जाओगे तभी मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? यही सब तो है। मतलब 7वां भाव मृत्यु है, और मृत्यु के बाद का पैसा 8वां भाव, इसलिए उसको इंश्योरेंस बोला जाता
क्लियर हो रही बात? या अगर और कोई इंश्योरेंस है तो मृत्यु तक आप जाओगे, वापस आओगे तब वो इंश्योरेंस मिले। क्लियर हो रही बात? इसलिए सातवां भाव मारक भाव कहलाता है। जब भी आपकी कुंडली में दूसरे भाव की और सातवें भाव की दशा चलती है तो उसी को बोला जाता है कि आपकी कुंडली में मार्केश की दशा चल रही है। और पंडित जी इसको बहुत हाइप करके बताते हैं कि भाई इस समय तो जान का खतरा है, महामृत्युंजय कराइए, ये वो दुनियादारी, अपने अपने हिसाब से। तो कभी भी आठवें भाव की दशा चले तो मार्केश नहीं है, दूसरे और सातवें की चलेगी तभी मार्केश में। ठीक है। पराशर ऋषि ने एक बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा जब भी सातवें भाव की दशा चले आपकी पूरी लाइफ, इवन अंतरदशा भी चले, तो अपनी लाइफ को लेके बहुत सचेत रहिए। रिस्क लेने का टाइम नहीं है, अलर्टेशन में रहिए। सातवें भाव की दशा चल रही, गाड़ी चलाना नहीं आता है, मत लिबिर लिबिर करिए। बिजली का काम नहीं आता है, मत कूदिए कि हम कर लेंगे, स्विच हम बनाएंगे। बात समझ आ रही है? हाई रिस्क पे जाने का टाइम नहीं है, लो रिस्क का टाइम है। लॉन्जिविटी एट्थ हाउस। ठीक है। जब भी सातवें भाव की दशा या उसकी अंतरदशा चले उस समय महामृत्युंजय जाप अनिवार्य रूप से करना चाहिए, या भगवान शिव की रुद्र रूप की पूजा करें। सातवें भाव में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स हों तो आपके रिलेशंस तक खत्म करवा देते हैं मैलेफिक प्लैनेट्स। शक्ति भी सेवंथ हाउस है। शक्ति मतलब आपके स्पाउस, जीवन साथी। तो जो संतान देने में शक्ति काम आती है, संतान पैदा करने में जो शक्ति काम आती है, अगर मैलेफिक प्लैनेट सेवंथ हाउस में बैठे हों तो हमें संतान उत्पत्ति में जिस शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत है उसमें कमी ला देते, संतानहीनता का योग बना देते। सेवंथ हाउस भगवान शिव का घर भी है एक तरह से। सूर्य कहाँ अस्त होता है? पश्चिम दिशा में। और कई कई केसेस में सूर्य जो है वो शिव का प्रतीक भी माना गया। हनुमान जी का स्मरण पूजन पाठ कर सकते हैं जब भी मार्केश की दशा चले। ओम नमो भगवते रुद्राय का मंत्र जप कर सकते हैं। सातवें भाव को अगर पॉजिटिव करना है, यूटिलाइज करना है, तो सातवें भाव में जो प्लेनेट बैठा हो उसका मंत्र जप करिए, उससे देवता से रिलेटेड। आपको मैं एक बात बताता हूँ, सातवां भाव आपको कष्ट देता है लेकिन सातवां भाव ही कष्ट से निकालता भी, क्योंकि कष्ट का हाउस कौन सा है? आठ। कष्ट को नेगेट कौन करेगा? सात। भगवान श्री राम की कुंडली में मंगल सातवें भाव में बैठा है। जब जब भगवान को विपत्ति का सामना करना पड़ा, जब जब भगवान के जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति है, चाहे सीता का हरण हुआ, चाहे मेघनाथ ने लक्ष्मण को बाण मारा, चाहे अहिरावण महिरावण ने राम और लक्ष्मण जी को पाताल में लेके गए, चाहे भगवान नागपाश मारा था ना मेघनाथ ने एक बार। तो जितनी बार विपत्ति आई ईश्वर पर, तो ईश्वर को विपत्ति से कितने निकाला? हनुमान ने। क्यों निकाला? क्योंकि उनके सेवंथ हाउस में साक्षात हनुमान जी बैठे। आपको आपकी विपत्ति से कौन निकालेगा, मुसीबत से कौन निकालेगा? जो प्लेनेट आपके सेवंथ हाउस में बैठा होगा। वही प्रॉब्लम क्रिएटर भी है और वही प्रॉब्लम रिमूवर भी है।
अगर सातवें भाव से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है तो सरेंडर कर दो उस भाव से संबंधित, ग्रह से संबंधित जो देवता है। पता तो होगा ही आपको। सूर्य का संबंध भगवान राम से है और सूर्य से भी। चंद्रमा का संबंध भगवान श्री कृष्ण से। बृहस्पति का संबंध भगवान शिव से। शुक्र का संबंध मां लक्ष्मी से है। मंगल का संबंध हनुमान जी और कार्तिकीय भगवान से। बुध का संबंध नारायण से। और कोई प्लेनेट बचा? शनि का संबंध काल भैरव से भी है, भैरव से भी है, और खाटू श्याम से भी। शनिवत राहु कुजवत केतु। केतु शनि मंगल की तरह बिहेव करता है, और राहु जो है वो शनि की तरह बिहेव करता है। तो राहु, शनि वाला जो देवता है भैरव जी, वो राहु के केस में भी आ जाएंगे, और केतु वाले हनुमान जी भी आ जाएंगे उसमें। और केतु के लिए वैसे गणेश जी की आराधना सबसे बेस्ट। और राहु के लिए वराह अवतार जो भगवान का हुआ है वो सबसे बेस्ट। वराह कवच पढ़ सकते हैं। और गणेश जी के लिए केतु की आराधना, केतु गणेश जी से संबंधित। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। तो पार कौन लगाएगा आपकी नैया? जो सेवंथ हाउस में अगर प्लेनेट की दशा चल रही है, सेवंथ लॉर्ड की अगर दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, और वो सच में आपके लिए कष्टकारी है, तो फिर सातवें भाव को पकड़ लो, पूरी तरह से सरेंडर कर दो वहां, फिर आप बच जाओगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? हनुमान जी, भगवान शिव आपके बहुत काम आएंगे, बहुत सहायक हैं आपके। ठीक है। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, और ट्रांसफॉर्मेशन कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है। कभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है ट्रांसफॉर्मेशन, और कभी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बैड रिजल्ट्स देता है। एट्थ हाउस में बैठे जिस भी प्लेनेट की दशा आती है, तो लाइफ में बदलाव चालू हो जाता है। सीक्रेट्स कौन है? एट्थ हाउस। किन चीजों को लेके आप सीक्रेट रखोगे, एट्थ हाउस बताएगा। दूसरे के दोष, सिक्स हाउस। खुद के दोष, निज दोष, एट्थ हाउस। इसलिए व्यसन का भाव आठवें को बोला गया है, कुकर्म का भाव आठवें को बोला गया। अगर कोई व्यक्ति व्यसनी है तो क्या दूसरा कोई व्यसनी उसको बनाता है आके? अगर वो कुकर्मी हो गया, क्या दूसरा कोई बताता है? खुद करता है ना वो। उसके मन में होगा तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो कुकर्म में ले जाने का काम भी आठवें भाव। मतलब आठवां भाव से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, मतलब खुद से क्रिएट करी हुई प्रॉब्लम, आठवां भाव। खुद से क्रिएट करी हुई प्रॉब्लम, आठवां भाव। कोई क्या पांच, आठवां भाव कष्ट दे रहा है सर, आठवें भाव की दशा चल रही है, अष्टमेश की दशा चल रही है, इसीलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम। अरे वो प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट ही आपने करी। आज उसका परिणाम आपको दिख रहा। बोया वृक्ष बबूर का, आम कहां से हो? बोया पेड़, बबूर का, आम कहां से? तो सिक्स हाउस क्या है? दूसरों के दोष के कारण, दूसरों की प्रॉब्लम के कारण, दूसरों की कमी के कारण आपको जो कष्ट मिलता है वो छठा। आपके निज दोष के कारण, आपकी कमी के कारण जो आपको कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, परेशानी मिलती है, संकट मिलती है, मुसीबत मिलती है, वो आठवां। तो आठवां भाव खुद से प्रॉब्लम नहीं देता, दूसरों से प्रॉब्लम नहीं दिलवाता, उसके जिम्मेदार, उस प्रॉब्लम के जिम्मेदार आप स्वयं होते। उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं।
आप देख रहे हो फोर्थ के ट्राइन में दो भाव आ रहे हैं, आठवां आ रहा है और बारहवां आ रहा है। जिसको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, उसको आठवें भाव को कमजोर करना है, उसको बारहवें भाव को कमजोर करना है। आदमी सुख के लिए तो व्यसन करता है। व्यसन का सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या है? जब व्यक्ति सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होगा, सबसे ज्यादा टेंशन में होगा, सबसे ज्यादा डिप्रेसिव मूवमेंट में होगा, तभी वो व्यसन करेगा। यस और नो? तब तक वो कर ही नहीं सकता जब तक उसको टेंशन नहीं है। तब तक वो कर ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा जो सिगरेट पीते हैं ना, सिगरेट पीने का कारण टेंशन ही है। जब तक आपके माइंड में सबसे ज्यादा सिगरेट देखो किस दिन पीते हो आप? जिस दिन हेडेक रहेगी, जिस दिन टेंशन रहेगी। ड्रिंक व्यक्ति कब करता है? प्रेमिका छोड़ के चली जाए, पत्नी छोड़ के चली जाए, नौकरी छोड़ के छूट जाए, करेगा, मिलेगा? क्यों पी रहा है? ताकि नींद अच्छी आ जाए, बारहवां भाव। क्यों पी रहा है? ताकि थोड़ा सा अंदर की बेचैनी खत्म हो जाए, चौथा भाव। देखो एक बात समझ लेना, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, किसी हाउस से जो ट्राइन वाले हाउस हैं, किसी भी एक हाउस में प्रॉब्लम आएगी, उनके दो हाउस प्रॉब्लम में चले जाएंगे। रहस्य है ये, ज्योतिष शास्त्र का रहस्य मैं आपको दे रहा हूं। आपको क्या लगता है प्रॉब्लम चौथा भाव दे रहा है? अरे चौथे भाव में प्रॉब्लम होगी, आठवां भी डिस्टर्ब होगा और नव बारहवां भी डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई आपको नींद नहीं आ रही है तो क्या पूरा दिन से चिड़चिड़ा सा मन हो जाता अगर नींद ना आए तो? पूरा दिन क्या सही निकल सकता है आपको नींद ना आए तो? एक एग्जांपल मेरे को बता दो कि मैं सर 3 दिन से सोया नहीं हूं और मेरा पूरा दिन अच्छा चला गया। इरिटेट हो जाता है बंदा, तो 2 दिन सो ना पाए, एक दिन ना सो पाए, इरिटेट हो जाएगा। दिमाग अपने आप दर्द करना चालू कर दे, किसी काम में मन नहीं लगेगा। लगेगा मन? नहीं लगेगा। गांजा फूक के ही मन लगेगा। समझ आ रही है बात? स्मैक पियो, सोना। मैं आपसे केवल इतना कह रहा था, एक हाउस की डिमांड फुलफिल करने के लिए व्यक्ति क्या क्या करता है। थोड़ा सा सुकून मिल जाए, थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाए, लगा लिया, 2 बोतल, हो गया काम, मिल गया सुकून, फिर सवेरे वही हाल। भाई परमानेंट इलाज हो तो ठीक भी है। इसलिए आठवें भाव की चीजों को अगर आप यूज में ले रहे हो नेगेटिव, तो आप अपना ही क्षरण कर रहे हो, उसका परिणाम आपको दिखेगा। तो अगर किसी व्यक्ति को परिणाम में अच्छा घर मिल गया, अच्छी चीजें मिल गई, अच्छा रहन सहन मिल गया, वो मतलब आठवें भाव में कहीं पॉजिटिविटी थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाए, पत्नी ऐसे घर से मिल जाए जो इकलौती हो, अंडर टेबल इनकम हो जाए, मतलब समझ रहे हो, अनर्ड इनकम हो जाए, तो ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। मतलब अगर कोई एक घर आपका अपलिफ्टेड हो जाता है, तो अपने ट्राइन्स को भी अपलिफ्टेड कर देता है। वो अपने ट्राइन्स को अपलिफ्टेड करेगा, एक जगह वो चीज नहीं रहेगी। अच्छा धूप बत्ती जलाओ, तो क्या केवल आप महकोगे या केवल उसका धुआं आप सूंघोगे? घर भी महकेगा, आप भी महकोगे, कमरा भी महकेगा, जो 10 लोग उस कमरे में इंटर करेंगे उनको भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, वो भी सूंघेंगे उसको, उनको भी अच्छा दिखेगा। होगा कि नहीं होगा? तो कभी आपकी कुंडली का एक घर खराब होता है, वो अपने ट्राइन को भी इफेक्ट करता है। या अगर आप अपना एक घर भी खराब कर रहे हो, तो आप केवल एक घर खराब नहीं करो, अपने ट्राइन्स को खराब कर रहे हो। और अगर आप एक अपना एक घर अच्छा कर रहे हो किसी भी तरह से, तो आप अपने ट्राइन्स को अच्छा कर रहे हो। मतलब अगर तीर्थाटन कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, नियम व्रत कर रहे हो, इष्ट की उपासना कर रहे हो, तो आप कौन सा घर एक्टिव कर रहे हो? फिफ्थ हाउस। वो एक्टिव होगा, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। वो एक्टिव होगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, होगी, मेंटेलिटी अच्छी हो जाएगी, विचारों में शुद्धता आ जाएगी। एक घर ही एक्टिव हो रहा है अभी,
केवल मंदिर जाने का नियम बना लिया, फर्स्ट हाउस, आपकी बॉडी जा रही है किसी अच्छी जगह पे, शरीर जा रहा है, बुद्धि भी अच्छी हो जाएगी, प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाएगी। मतलब आप किसी एक घर को अच्छा कर रहे हो, एक घर को खराब कर रहे हो, वो केवल वो घर खराब नहीं हो रहा, उससे ट्राइन में जुड़े हुए सारे घर खराब हो। ध्यान रखिएगा। आपने त्रिकोण देखा है, अगर आप एक किसी त्रिकोण में, किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल आप नीचे करोगे, कमजोर करोगे, तो कहीं और एक्सेशन में वो बढ़ेगा। साइंस पढ़ी है ना आपने। इक्वल उसको करना है तो 90-90 डिग्री के में रहेगा, और नहीं तो कहीं अगर एक जा रहा है, त्रिकोण जो बनता है ना, उसका एंगल सब बराबर होगा ना तीनों जगह। कहीं भी अगर आप एक को वीक कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो, तो कहीं और उसके रिजल्ट्स भी दिखेंगे। इसलिए किसी एक घर का अच्छा होना वो बाकी ट्राइन वाले दो घर को अच्छा कर देता, किसी एक घर का खराब होना ट्राइन के दोनों घरों को खराब। और उस एक घर के चक्कर में सारे घर पिसते हैं। अभी आपकी लड़का नालायक निकल जाए, बच्चा मान लो, तो सबसे ज्यादा पूजा पाठ भी होगी, सबसे ज्यादा आपको टेंशन भी होगी, माइंड भी अपसेट रहेगा, सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा। और अच्छा निकल जाए तो आदमी निश्चिंत होकर घूमता है कि नहीं। तो ये इस बात को आप समझिएगा, लॉजिकली भी और इंटेंशनली भी। आगे बढ़े, चलिए आगे लिखिए। एट्थ हाउस की जब दशा आएगी, तो अगर वो पॉजिटिव करेगी तो आपके कारण पॉजिटिव करेगी, अगर वो नेगेटिव करेगी तो आपके कारण ही नेगेटिव करेगी। एट्थ हाउस आपकी खुद की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स के रिजल्ट आपके सामने लेके आता, और आप फालतू में फड़फड़ाते रहते। और अगर आठवें भाव से संबंधित आपने कुछ भी गलत नहीं किया, तो आठवां भाव सब कुछ दे के जाएगा आपको, सब कुछ। नहीं तो किडनी खराब कराएगा, ड्रिंक अगर ज्यादा करी है और व्यसन ज्यादा किए हैं। तो अभी एक कुछ कॉल मेरी टीम के पास आई थी, उनके कुछ रिलेटिव्स की कॉल थी, तो कह रहे थे इसकी बॉडी में 80%, 85% निकोटीन पाया गया इसके ब्लड में, उसमें 95% किडनी इफेक्टेड हो गई है। दशा जानते हो किसकी चल रही, एट्थ लॉर्ड की। परिणाम अब आया, जब तक पिया, खूब सिगरेट पिया और भी पता नहीं क्या क्या किया, तब तक परिणाम नहीं है। परिणाम कब आएगा, जब एट्थ की दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, तब रिजल्ट्स आएंगे, ऐसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। भाई ईश्वर कहता है, समय आपका जानते हो क्या कहता है, तुम करो, आज तुम्हारा टाइम है, तुम कर लो, हमारा टाइम आएगा तो हम करेंगे। और फिर आप भड़बड़ाते घूम रहे होगे, सर अब कुछ तो उपाय बताओ, हमारे आठवें भाव की दशा चल रही है, अब हम क्या करें सर, हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, हमने थोड़ी पिया है। मैं तो दोस्तों ने पिला दिया, पता है। तो आपको अगर एट्थ हाउस के अच्छे परिणाम चाहिए, ये क्या टॉपिक हो गया आज का। नशेबाजी वाली बातें चल रही। अगर एट्थ हाउस के शुभ फल चाहिए आपको, तो कर्म अच्छे करना चालू करिए, व्यसन से दूर रहिए, अपने आप लाइफ आपकी ग्रोथ हो जाएगी। अच्छा, इन सब चीजों का लोग प्रदर्शन भी नहीं करना चाहते, खुलेआम आप नहीं कर सकते हो, व्यसन कर सकते हो क्या, आदमी छुप छुपा के करता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्यों, क्योंकि हिडन हाउस है ये। आगे लिखिए। सेकेंड हाउस क्या है, एट से सेवंथ है। आज के टाइम पे कोई भी एक ऐसा धर्म नहीं है जिसमें खाने को महत्ता ना दी गई, जिसने अपनी जबान सही कर ली,
उसने अपना 8th हाउस सही कर लिया, क्योंकि 8th हाउस का परिणाम जिह्वा से ही जाता है, मुंह से ही होके जाता है। बॉडी में जो सबसे बड़े छेद हैं वो दो हैं। सेकंड हाउस आपका माउथ है, 8th हाउस आपका प्राइवेट एरिया। पाइल्स की प्रॉब्लम किसको होती है? जो मिर्ची बहुत खाता है, तीखा बहुत खाता है। तो जिसने अपना सेकंड हाउस सही कर लिया, उसका 8th हाउस अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। आप चाहते हो आपसे अपराध कम हो, ऐसी चीज खाइए पिए ही नहीं कि जो अपराध की तरफ आपको लेके जाए। दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही, एक तरफ देवता है, उनके पास भी उतना ही दिमाग है, और एक तरफ दानव बैठे हैं, उनके पास भी उतना ही दिमाग। बल की कमी नहीं है दोनों में साहस की कमी नहीं है, दोनों में सब इक्वल है। और दोनों के गुरु भी बहुत बड़े हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, गुरु बृहस्पति, और दानवों के गुरु शुक्राचार्य है। और समुद्र मंथन चल रहा है, और समुद्र मंथन में बस अभी तुरंत एक तरफ अमृत आके रखा है कि भाई अमृत पीना है। और जब भगवान श्री नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं को जब वो अमृत पिला रहे थे, और दानवों को जब वो मदिरा पिला रहे थे, तो आपको पता है एक ही व्यक्ति पहचान पाया कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो मोहिनी रूप धारण करके आए हैं अन्याय कर रहे हैं। वो थे राहु। बाद में उनका हो गया राहु केतु के रूप में। क्यों हुआ? क्योंकि उसने मदिरा नहीं पी थी। जब भगवान श्री कृष्ण मोहिनी का रूप धारण किए थे तो उसने मदिरा नहीं पी थी। उसने, भगवान श्री कृष्ण का देवता क्यों आश्वस्त हो गए? उन्होंने मदिरा नहीं पिया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का पैर देख के जान गए, प्रणाम करने लगे कि भगवान आ गए, अब हमारे हित में फैसला होगा। दानव क्या देख रहे हैं? चेहरा देख रहे हैं। सभ्य व्यक्ति पैर देखता है और असभ्य व्यक्ति चेहरा देखता है। जो सभ्य व्यक्ति होगा ना, वो पैर देखेगा, और जो असभ्य व्यक्ति होगा वो चेहरा देखेगा हमेशा। तो असभ्यता क्यों आ गई दानवों में? क्योंकि असभ्यता से संबंधित चीज का पान कर लिया, तभी तो हुआ। और देवता पैर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनका खान पान सही है। देवता और दानव में ना तो बल की कमी है, ना पराक्रम की कमी है, ना किसी और चीज की कमी, केवल कमी है तो खान पान की कमी। आप अपने लाइफ में लेसर अपराध करते हो या हाईएस्ट अपराध करते हो, ये आपका खान पान डिसाइड करता है हमेशा, और कोई चीज डिसाइड नहीं करती। ये आपका खान पान डिसाइड करता है। 8th हाउस डिप्रेशन का भी है, तंत्र मंत्र रिसर्च सर्जरी, ये सब 8th हाउस। मृत्यु देने का काम नहीं है 8वें का, मृत्यु तुल्य कष्ट देने का ना, कि व्यक्ति बोले कि अब हमारी मौत हो जानी चाहिए और मौत ना हो, वो 8वां। और 8वां भाव 9th का नेगेशन वाला भाव है, नवम भाव से 12वां भाव है, इसलिए दुर्भाग्य का भाव भी है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को अपना 8वां सही करना है तो उसको दूसरा सही करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? 9th हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, भाग्य भाव। आपके भाग्य में क्या है वो नवम भाव बताता है। जो प्लेनेट 9th हाउस में बैठते हैं या पड़े होते हैं, उस प्लेनेट से रिलेटेड चीज आपको आपकी लाइफ में जरूर मिलती है। जिन लोगों ने अपने लाइफ में बड़ी अचीवमेंट्स, बड़ी सक्सेस पाई है,
वो नाइन्थ हाउस के सपोर्ट के बिना संभव ही नहीं। नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लर्निंग। कौन सी लर्निंग? हाईएस्ट लर्निंग, वास्ट लर्निंग। जो भाव नवम भाव में बैठा होता है, वो जो प्लेनेट नवम भाव में बैठा होता है, वो आपके भाग्य को जागृत कर देता है। और अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो चिंता नहीं है, अगर मेलिफिक प्लैनेट्स नाइन्थ हाउस में बैठे हैं तो उनका यूटिलाइजेशन जरूर करिए। और नाइन्थ हाउस में पड़े हुए प्लैनेट का यूटिलाइजेशन, उस प्लैनेट से संबंधित कोई शास्त्र का पाठ करिए, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। राहु बैठा है, वराह कवच पढ़ना चालू कर दीजिए। भाग नाइन्थ को सही करना है। जो प्लैनेट बैठा है उससे संबंधित स्रोत पढ़िए, स्रोत। क्योंकि नवम भाव पढ़ने का भाव है, जपने का भाव नहीं है। पांचवें भाव का संबंध मंत्र से है, नवम भाव का संबंध शास्त्र से है, ध्यान रखना। आपको स्तुति कौन सी करनी है ये नाइन्थ हाउस बताएगा। आपको जब किस भाव, किस देवता का करना है, ये फिफ्थ हाउस बताएगा। और आपको अपना मस्तक कहाँ नमाना है, ये फर्स्ट हाउस बताएगा। वैसे तो सभी को मस्तक नमाना चाहिए, ठीक है, लेकिन नाइन्थ हाउस मंत्र जप करने का नहीं है, शास्त्र पाठ करने का है। अगर मरकरी है तो शास्त्रों का अध्ययन करिए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए। जुपिटर है तो शिव पुराण पढ़िए, शिव से संबंधित कोई ग्रंथ पढ़िए, कुछ नहीं तो रुद्राष्टकम पढ़िए, शिव तांडव पढ़िए। फिर आप देखिए उनके कैसे कितने अच्छे रिजल्ट्स आते। तो इनमें दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। तो मंत्र जब किसका देना है, फिफ्थ हाउस का। मंत्र जब किसका दिया जाता है, फिफ्थ हाउस। शास्त्र पाठ नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस। और नाइन्थ हाउस पता ही है और किन किन चीजों का है आपको, पहले ही लिखा है, पहले ही लिखवाया आप, ठीक है। टेंथ हाउस कर्म का है। देखो सेकंड हाउस, किसी भी हाउस का सेकंड हाउस उसका सस्टेनर हाउस होता है, इसलिए नाइन्थ का सस्टेनर हाउस कौन है, टेंथ। भाग्य को जो सस्टेन करता है वो टेंथ हाउस है। जब जिसका भाग्य साथ देगा उसकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, उसके कर्म अच्छे हो जाएंगे अपने आप। जो प्लेनेट टेंथ हाउस में बैठा है वो हमारे काम काज को दिखाता है, या तो हमारे काम काज को प्रभावित कर सकता है। अगर जो भी प्लेनेट टेंथ हाउस में है उनकी आपको या तो उससे रिलेटेड फील्ड को अडॉप्ट करना है, तो या तो उनके लर्निंग और लेसन्स को अडॉप्ट करना है, जो आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब टेंथ हाउस में मान लो जुपिटर किसी का पड़ा है और जुपिटर की दशा आ गई, तो क्या आ गई, दो तरह की घटना घटित होगी। पहली घटित तो क्या होगी, जुपिटर के पास सत्व गुण है, ज्ञान है, तो इस टाइम पे व्यक्ति के अंदर सात्विकता बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी। और साथ ही साथ जुपिटर बैठा है टेंथ हाउस में, इसलिए मैनेजमेंट क्वालिटी बढ़ेगी। और जिस भाव से संबंधित होकर बैठा है वो भाव में भी वृद्धि होगी। मतलब दसम भाव में कोई प्लेनेट बैठा हो, दसम भाव में कोई प्लेनेट बैठा हो और उसकी दशा ऑपरेट कर जाए, तो क्या करना है, उस प्लेनेट से जुड़ी हुई किसी कार्य को प्रारंभ कर दीजिए, या तो कार्य में उस प्लेनेट से रिलेटेड चीजों को इन्वॉल्व कर दीजिए। मान लो आपका एक जुपिटर टेंथ में बैठा है और आप जेम्स का काम करते हो या कर्म कांड का काम करते हो, मान लो पूजा पाठ कराते हो, तो अभी क्या करने लग जाओ,
अभी उन चीजों को पढ़ाने भी लग जाओ। ट्रेनिंग जुपिटर ही है ना। जो आपको आता है वो दूसरों को सिखाने लग जाइए, ये जुपिटर है। सैटर्न क्या है? जो आपको आता है वो दूसरों से कराने लग जाइए। वो दूसरों से कराने लग जाइए, मतलब जॉब करना और जॉब देना, ये दोनों सैटर्न का। सर्विस देना या सर्विस दिलवाना, दोनों सैटर्न का। बात समझ आ रही है? अभी आगे बताएंगे ये सब चीजें, तो आपका D10 चार्ट पढ़ाएंगे, करियर एस्ट्रोलॉजी के विद रिस्पेक्ट टू जब पढ़ाएंगे तो हम आपको वहां बताएंगे। कुछ नई चीजें मिल रही कि नहीं? आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर भाई BNN को कॉपी कर दें, कोई KP कॉपी करके दे दें। बट पराशरी ज्योतिष अपने आप में एक स्टैंडर्ड साइंस, इसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो मेरे से कोई कहता है, मैं कहता हूँ भाई पराशरी कंपटीशन करती नहीं है, क्रिएट करती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग आपका सेशन जाएगा ये, मतलब पराशरी का एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा आप। आगे लिखिए। और आप में से तो बहुत लोगों ने कहीं सीखा भी होगा। आप में से किसने किसने सीखा है, कहीं कहीं सीखा है आप में से किसी ने? हैंड रेस करिए। पराशरी तो पहले पढ़ा होगा। हैं काफी लोग, में भी हो सकता है आज एक्टिव ना हो। शुभम आपने सीखा है? जी सर। कहाँ सीखा है? आपको बताए, राहुल कौशिक सर से सीखा है, ज्योतिष वेदांग से, थोड़ा अच्छा, बेसिक। बेसिक सीख, ठीक। नीलम जी आपने कहाँ सीखा है? नीलम जी अनम्यूट करिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैंने तो कई जगहों से सीखा पर ऐसा कहीं से नहीं सीखा। अच्छा, ऐसा क्या सिखा रहे हैं भाई? नहीं सर, आप जो जो आप रिलेट करते हैं ना सर, वो कमाल होता है सर। जैसे अब आप इतनी चीजें बता दी आपने सर कि हमें भाव इतने अच्छे से समझ में आ रहे हैं सर। मैं आपके सामने नहीं सर, मैं दिल से तारीफ कर रही हूँ सर कि इतनी चीजें आई है समझ में। जैसे 4th हाउस कुल देवी, तो आदमी की सारी समस्याएं वहीं हल हो जाएंगी सर। तो आपने कितना कमाल बताया सर, आज तक किसी ने नहीं बताया। वो सब सुख साधन वाहन यही बताते हैं सर। और जैसे सर आपने 4th और 5th को जो रिलेट किया है सर, इष्ट देवता और कुल देवी, सर बहुत शानदार है सर। किसी ने नहीं पढ़ाया सर, हमने तो कोई इतने कोर्स कर लिए सर, लेकिन सर कमाल है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि BNN वृद्धि देता है और पराशरी जो है ना जी वो सर। तृप्ति देता है, तृप्ति। जी सर। हमेशा ये बात बोलता हूँ भाई, अगर आप BNN का यूज करने लग जाओगे तो आपके प्रोफेशन में वृद्धि हो जाएगी। कुछ और फॉर्मुलेज मिल गए, जी कुछ और सर। स्टैंडर्डाइजेशन मिल गया, लेकिन पराशरी करने से तृप्ति मिल जाती है। ये साइंस की स्पेशलिटी। चलिए नीलम बिल्कुल। जी, हमारा भी सौभाग्य है आप जैसे लोग पढ़ रहे जी सर। हैं। चलिए, थैंक यू। ममता जी आपने भी कहीं पढ़ाई क्या? अभी तो बहुत लोग आए भी नहीं हाँ है, जी। हैं बहुत लोग। हाँ बोलिए। हाँ जी भैया, मैंने IRIW से किया है। अच्छा अच्छा, ये क्या है? IRIW इंस्टीट्यूट। ये गुरुजी पवन सिन्हा जी का ओके ओके, पवन आश्रम है। सिंह। हाँ, उनसे किया है। तो आपने तो एडवांस किया ना पूरा उनसे तो। हाँ, पूरा किया है। पर चलिए भैया इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं। अभी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली नहीं, गुरुजी ने तो बहुत कम पढ़ाया है, उसमें बाकी के टीचर्स ने ज्यादा पढ़ाया है। मतलब मोस्टली 2 ढाई साल तो उन्हीं वाले टीचर्स ने पढ़ाया है। कुछ बाद के लेक्चर्स जो गुरुजी ने समझाए वो अच्छे थे, बट वो मेनली वो जो मतलब टीचर्स का क्वालिटी उतना मतलब वैसे नहीं जैसे आप पढ़ा रहे हो। नहीं तो तो पूरा क्वालिटी हमारा सही अगर चल रहा देखे है फिर। यहाँ पे वहां पे तो जमीन आसमान का अंतर है। नहीं तो हमारा सही चल रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया हुई। तो आप बहुत क्या बढ़िया। कहोगे, करना चाहिए लोगों को? करना चाहिए। हम कर रहे हैं तो हमें तो लगता है सभी को करना चाहिए। चलिए, थैंक यू। थैंक नीलम यू। से और पूछ ले, नीलम जी करना चाहिए लोगों को? हैंड रेस करिए जरा।
इन लोगों का भी थोड़ा मन बढ़ेगा। नीलम जी हैंड रेस करो, आप कहाँ हो? नीलम जी दूसरों को और करना चाहिए। सर जरूर सर। अच्छा, सर हम कहीं तो और अगर कर रहे हैं तो नहीं सर, आप जो पढ़ाते हैं सर, आपने अभी तक बीएनए में भी इतना शानदार पढ़ाया सर, और जरूर करना चाहिए सर। मैं चलिए, तो मैं तो सर दिल से शुक्रिया करती हूँ सर आप। थैंक यू सो मच। अभी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th हाउस, 10th हाउस हो गया था मे बी। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा तत्व और गुण। 10th लॉर्ड की या 10th हाउस में प्लेस्ड प्लेनेट की जब दशा चलेगी, अगर वो शुभ हैं तो शुभ फल देंगे। मतलब अच्छे कर्म करके व्यक्ति लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस पाएगा। मान लो जुपिटर की चली गई, आइडियलिस्टिक हो जाएगा, नॉलेजेबल हो जाएगा, खूब मेहनत करने की सोचेगा इस टाइम पे, अपने करियर को फुलफिल करने के लिए अच्छे प्रयास करेगा। चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं वैरायटीज में जाएगा और चीजें करने को सीखने को, क्योंकि अलग अलग प्रकार का टेस्ट है ना चंद्रमा के पास। एक जगह रुकता कहाँ है चंद्रमा? वो कहे कुछ और सीख लें, कुछ इधर भी घूम लें, उधर भी घूम लें, इधर भी देख लें, वो भी देख लें। तो 50 चीजें करके, 50 टेस्ट को ग्रैब करके फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। ऐसे ही अगर वीनस है तो अपने आप को और एलोबरेट करेगा, अपने को और मेहनत में डालेगा, अपने को और फाइन ट्यून करेगा और रिफाइन करेगा, क्योंकि वीनस का काम रिफाइन करना है। और अपने आप को रिफाइन करेगा और मेहनत करेगा और हार्डवर्क करेगा, फिर वो उसकी ग्रोथ होगी करियर में। मरकरी है तो और इंटेलिजेंस बढ़ाएगा, और ज्यादा नॉलेज बढ़ाएगा। ठीक है, व्यक्ति अपने करियर को लेके उससे रिलेटेड और कोई एजुकेशन चाहिए और कोई चीज है उसको भी सीखने के लिए आगे बढ़ेगा, उसको भी कंसीव करने के लिए आगे बढ़ेगा, उस उधर भी अपनी थोड़ी ललक बढ़ाएगा। बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? डेफिनेटली बढ़ाएगा। लेकिन अगर पापी ग्रह है, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है और स्लाइटली सन है, स्लाइटली सन के पास ज्यादा पापत तो नहीं, मंगल के पास है, शनि के पास, लेसर में बोल रहा हूँ, लेसर टू हाईएस्ट, मंगल शनि फिर राहु केतु, और सबसे लोवेस्ट में सन आता है। अगर इन प्लैनेट्स की दशा चलेगी तो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि एथिकल ही काम करके आगे बढ़े, अनएथिकल काम करके भी आगे बढ़े। क्योंकि राहु को एथिकल करने की आदत नहीं है। अब एथिकल एक टेंडेंसी क्या है कि भैया 8 घंटे नौकरी करिए, 4 घंटे पढ़िए। राहु कहता 12 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि राहु का जो बिलीव है वो हार्ड वर्क पे, उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए, पेशेंस नहीं है। मैं आपको एक बात बोल रहा था कि जितने बेनिफिक प्लैनेट्स हैं उनमें पेशेंस है, मैलेफिक प्लैनेट्स के अंदर पेशेंस नहीं। इसलिए जब भी आपको बेनिफिक को यूटिलाइज करना है तो आपके पास कोई एम नहीं भी है, कोई गोल नहीं भी है, तो भी वो कुछ ना कुछ आपको लाके दे देते हैं। लेकिन अगर बेनिफिक मैलेफिक प्लैनेट्स के चक्कर में आप पड़ गए, मैलेफिक प्लैनेट्स के अगर आप चक्कर में पड़ गए, तो बिना एम के, बिना लक्ष्य को साधे कुछ नहीं, ना तो वो कुछ करने देंगे और ना तो कुछ बनने देंगे। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि मान लो बेनिफिक प्लैनेट्स की दशा चली और आप अपने घर में पड़े हो, तो आपके फूफा ने कह दिया, जीजा ने कह दिया, मामा ने कह दिया कि दिन भर घर में पड़े रहते हो, क्या आता है तुमको? ये आता है, चलो ये काम यहाँ आके किया करो। और राहु की चल रही, शनि की चल रही, आप जा रहे हो, सर नौकरी दे दो, मामा नौकरी दे दो, कह रहे तुम्हें आता क्या है, एक काम करो टैली सीख लो। समझ रहे हैं बात? एक काम करो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लो, एक काम करो ये सीख लो, वो सीख लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, 50 तरीके। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बेनिफिक कंफर्ट्स ला देता है और मेलिफिक एफर्ट्स ला देता है, बिना किए नहीं मिलेगा। तो बेनिफिक प्लैनेट्स चल रहे हैं तो विशेषता क्या होगी, खूबी क्या होगी कि व्यक्ति पॉजिटिव करके आगे बढ़ेगा, एथिकल करके आगे बढ़ेगा। अगर मारक प्लैनेट मेलिफिक की दशा चल रही है तो अनएथिकल करके भी आगे जा सकते। क्लियर हो रही है बात कुछ थोड़ी बहुत?
आगे लिखिए 11th हाउस। 11th क्या है? 6 हाउस से 6 हाउस, छठे से छठा। और एक बात बताएं, छठे भाव का हायर डोमेन है 11th हाउस। मतलब उसका एक मूवी आई थी रोबोट, फिर उसकी एक दूसरी मूवी आई रोबोट 2.0। तो जितना बजट रोबोट का था उससे 2 4 6 गुना बजट बढ़ गया रोबोट 2.0 का या 2.0 का। ऐसे ही ये सेकंड वर्जन है 6 का। 6 हाउस का सेकंड मोस्ट अपग्रेडेड वर्जन 11th हाउस। इस भाव की एक विशेषता है, विश फुलफिलमेंट का हाउस, इच्छाएं पूरी करता। और 11th हाउस में जो चीजें आती हैं वो मल्टीपल हो जाती हैं। 11वें भाव में जो चीजें होंगी वो मल्टीपल होंगी, सिंगल रहेगी नहीं। 7th लॉर्ड अगर 11th में बैठा है और उसकी दशा चल जाए तो रिलेशंस का हाउस होता है 7th। अब रिलेशंस को मल्टीपल कर देगा ये, कई लोगों से और चक्कर चलना है आपके। और ये श्योरिटी है, मतलब व्यक्ति अगर साधक नहीं है तो ये बाधक बन जाएगा 11th हाउस। बाधा देने वाले जो भाव है ना, तभी तक बाधक है जब तक व्यक्ति साधक नहीं। जिस दिन वो साधक है तो ये बाधक रह नहीं जाते। 6 8 12 को बाधक भाव बोलते हैं। 11 से बड़ा बाधक कोई नहीं है। हर लगन के हिसाब से बाधक है, पता है आपको? चर लगन की कुंडली में 11th हाउस बाधक, स्थिर लगन की कुंडली में 9th हाउस बाधक, और द्वि स्वभाव के लगन की कुंडली में 7th हाउस बाधक, बाधक बनते हैं। तो ये बाधक किसके लिए है? जो साधक है नहीं है उनके लिए बाधक। अगर 6 लॉर्ड 11th में बैठा हो तो फिर क्या होगा? डिसीज मल्टीपल हो जाएगी, एनिमीज मल्टीपल हो जाएंगे, डेप्थ मल्टीपल हो जाएगी, हो सकता है इनकम भी मल्टीपल हो जाए। ज्यादा कर्जा आदमी कब लेता है? जब उसका आईटीआर चीख चीख के बोल रहा होता है यानी कि इतनी इनकम है। उसी बेसिस पर ही तो क्रेडिट कार्ड मिलता है, उसी बेसिस पर ही तो आपको लोन्स मिलते हैं। जो आपकी क्रेडिट बनती है वो आपकी इनकम पे ही तो बनती है। इसे 6 हाउस इनकम का भी तो है। आप किसी को ऐसे कोई पैसा देना चाहेगा? जब देखेगा ना कमा रहा है तभी तो देगा। अब कमा रहा उड़ा कितने रहा ये कोई कैलकुलेट नहीं करता। तो डेप्थ कितना होगा, डिसीज कितनी होगी, ये छठा भाव अगर 11th में बैठेगा तो मल्टीपल कर देगा इन चीजों। रोग कर्जा शत्रु सब कुछ मल्टीपल कर देगा, खराब कर देगा, खराब भाव बन जाएगा। मतलब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, 11th हाउस अच्छे भाव के साथ जुड़ेगा अच्छा करेगा, खराब भाव के साथ जुड़ेगा खराब ही करेगा। जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करते हो तो उसमें 11th हाउस की बहुत बड़ी भूमिका है। कैंसर जो रोग होता है उसमें भी मल्टीपल होते हैं ना सेल्स, खराब सेल्स मल्टीपल होते हैं। जब तक उसमें भी 11th हाउस का टच नहीं आता तब तक कैंसर जैसा डिसीज नहीं होता। मतलब रोग का जो अपग्रेडेशन है वो 11th हाउस ही करता है, ध्यान रखना। मल्टीप्लिकेशन कर देता है 11th हाउस। जो प्लेनेट 8th हाउस 11th हाउस में गया है उसका वो मल्टीपल कर देगा, एम्प्लीफिकेशन कर, मल्टीप्लिकेशन। 8th लॉर्ड अगर 11th में चला जाए तो दुर्भाग्य परेशानी मल्टीपल हो गई। बात समझ आ गई? तो ये भाव सबसे बड़ा विश फुलफिलमेंट का भी है कि आपकी इच्छाएं भी पूरी करेगा। लेकिन जिस भाव से संबंधित प्लेनेट उस भाव में बैठा होगा उन चीजों को भी मल्टीपल करेगा। अभी भाव पढ़ा रहे हैं, अभी
कौन सा भाव का स्वामी कहाँ गया है, किस भाव में कौन सी राशि पड़ी है। एक काम और करेंगे, किस असेंडेंट के व्यक्ति के अंदर क्या उसकी नेचरिस्टिक क्वालिटी होती है, उसका पीडीएफ हम आपको देते, ठीक है। उसका पीडीएफ हम आपको आगे। 12th हाउस, फैमिली, खान पान, वीकनेस। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस क्या है उसका? 12th हाउस कौन सा? फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस। अगर सेकंड हाउस 12th में आ जाए तो फैमिली वीक हो गई, खान पान वीक हो गया। फिफ्थ लॉर्ड अगर 12th में आ जाए, एक्चुअल में कमजोरी का भाव भी बारना है। आपकी कमजोरी कौन है, कौन सी चीज आपकी कमजोरी है, ये 12th हाउस बताता है। वीकनेस 12th हाउस। भाई आदमी हॉस्पिटल कब जाता है? जब वीक पड़ जाता है। जब तक शरीर में ताकत है तब तक जाता है क्या हॉस्पिटल? जब शरीर काम करना बंद कर देगा, उठने बैठने की लालत पड़ जाएगी, तब जाएगा ना हॉस्पिटल। अच्छा, बच्चा तो 9 महीने कंसीव होता है, लेकिन सर्जरी करने के लिए या जो लास्ट मंथ होता है या जो कुछ डेट्स बची होती हैं लास्ट की, उसी में क्यों एडमिट होता है? क्योंकि फिर रहा नहीं जाता। वीकनेस आएगी तो 12th में जाओगे ना। जब तक व्यक्ति के हाथ पांव चलते, पावर चलती, क्या तब तक वो जेल चला जाता है? जब वो वीक पड़ जाता है तब जेल जाता है ना। बाहर भी आदमी क्यों जाता है? जब वीक पड़ जाता है तब जाता है ना। कि जब यहां रह गए कुछ नहीं हो रहा। अंबानी क्यों नहीं जा रहा है? सबसे ज्यादा पैसा है। अडानी क्यों नहीं जा रहा है? सबसे ज्यादा पैसा है। ये क्यों विदेश नहीं जा रहा? हम ही आप क्यों भागते हैं? क्योंकि जहां पे व्यक्ति को वीकनेस लगती है वहां पे 12th एक्टिव होता है। बिना वीकनेस के 12th का रिजल्ट नहीं आता। 12th के पास वीकनेस है, मतलब एक चीज सीधी कहने को हो गई, आपकी लाइफ में आपकी क्या वीकनेस है, ये 12th हाउस। आपकी लाइफ में आप में क्या दोष डेवलप हो सकते हैं, वो 8th बताए आपके कारण। और दूसरे आप में क्या दोष देखेंगे, दूसरे आपसे शत्रुता किस बेसिस पर करेंगे, ये आपका 6th हाउस। बात समझ आ रही है? तो 12th हाउस मतलब 5th लॉर्ड 12th में जाके बैठ गया, इसका मतलब बच्चे आपकी कमजोरी, मतलब वीक करता है। एक्सपेंडिचर का हाउस, किस भाव से संबंधित एक्सपेंडिचर आपका होगा, सबसे ज्यादा आप खर्चा कहां करोगे, ये 12th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट बताए। समझ आ रही बात? छठे भाव का लॉर्ड 12th में बैठ जाए, कोर्ट केस के द्वारा, शत्रु के द्वारा, डिसीज के द्वारा व्यक्ति खर्चा करता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए खर्चा करता है। फिफ्थ लॉर्ड अगर 12th में हो तो बच्चे को स्टडी के लिए बाहर भेज देना चाहिए, और स्टडी में खर्चा भी करवाता है। 12वां भाव, 5th हाउस आपके बच्चे, 12th हाउस उन पर खर्चा, स्टडी के लिए खर्चा। 12th हाउस एक्सपेंस का भी है, मोक्ष का भाव भी है, आइसोलेशन का भाव भी है, डिटैचमेंट का भी हाउस। दूसरा भाव सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड 12th में बैठा और उसकी दशा चल जाए, आइसोलेशन में व्यक्ति चला जाता है। फैमिली के कारण ही को आइसोलेशन में चला, फैमिली सेकंड हाउस 12th में गया, दशा चल गई, फैमिली के कारण ही आइसोलेशन में। रेमेडी क्या 12th हाउस की? जो भी प्लेनेट 12th हाउस में प्लेस्ड हो और उसकी दशा चल जाए,
तो या तो उस स्थान पर, या उससे संबंधित वस्तु का, या उससे संबंधित व्यक्ति पर डोनेशन करिए। गुरु बैठा है, गुरु के स्थान में कर दो। या दाल का दान करिए, चने की। या कोई पंडित जी हो, कोई गुरु तुल्य व्यक्ति हो, साधु महात्मा हो, उनको डोनेशन करिए। बात समझ आ गई? वस्तु, स्थान या व्यक्ति। या तो उस प्लेनेट से रिलेटेड वस्तु लेकर डोनेट कर दीजिए, या तो उस प्लेनेट से संबंधित व्यक्ति को डोनेट करिए, और या तो उस प्लेनेट से संबंधित स्थान पर जाके दान। मान लो मंगल बैठा है, तो जहां पे फिजिकल अनफिट लोग रहते हैं वहां पे जाके डोनेशन करते। मंगल क्या, विकलांग, रोग, रोगी लोग जहां पे है वहां जाके आपने को डोनेशन कर दिया, विकलांग कर दिया, वहां पे जाके कोई डोनेशन कर दिया, तो मंगल का दान। ठीक है? तो दान का मतलब ये नहीं है कि मंगल आ गया तो मंगल का ही करना। मंगल के स्थान में भी जाके अगर कुछ भी दान कर रहे हो तो मंगल का ही दान है। मंगल से संबंधित व्यक्ति को अगर कुछ डोनेट कर रहे हो तो वो भी मंगल का ही दान है। लोग क्या करते हैं, आर्म फोर्सेस को डोनेशन देते हैं, देते हैं। कोई पुलिस वाला खत्म हो जाए, कोई हमारा सैनिक खत्म हो जाए, तो लोग क्या करते हैं, उसके अकाउंट में डाल देते हैं पैसा, और उसके लिए प्रॉपर एक फंड भी बना है, गवर्नमेंट ने दिया। समझ आ गई बात? तो जरूरी नहीं है कि आप उस प्लेनेट के आर्टिकल का ही दान करोगे, उस प्लेनेट से संबंधित जगह पर जाके दान करना, उस प्लेनेट से संबंधित व्यक्ति को दान करना, उस प्लेनेट से संबंधित वस्तु का दान करना, तीनों में उस प्लेनेट का यूटिलाइजेशन। क्योंकि वो प्लेनेट किसी ना किसी रूप में आपसे डोनेशन लेगा, इससे अच्छा पहले ही जाके कर। इसलिए हम क्या कहते हैं हमेशा, कि दान करने से आने वाली विपत्ति का भी नाश होता है। पुण्य कर्म बढ़े ना बढ़े, लेकिन जो पाप आपके ऊपर हावी होने वाला है आने वाले समय में, उसका भी आप परिहार पहले ही कर लो। इसलिए आपका एक माइंडसेट जरूर होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में 10 to 15% मिनिमम डोनेट करने का। अगर ऐसी मेंटेलिटी आपकी है तो आप पता नहीं कितने गुप्त खतरों से हमेशा बचे रहो। और नहीं तो प्लेनेट अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए किसी ना किसी तरीके से आपसे खर्चा करवा ही लेगा, तब आप नहीं रोक पाओ। मतलब दो चीजें होती हैं, आपके यहाँ खूब अनाज हो गया तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, उस अनाज में जितना उसका साल 2 साल चल सकता है, उसकी एक लाइफ लाइफ साइकिल होती है, उसमें भी उसको बचा के रखना पड़ता है। पहले क्या बखारी खारी चलती थी ना अनाज को रखने के लिए, 2 साल का 3 साल का व्यक्ति अनाज रख लेता था, बाकी अनाज क्या करता था, दान कर देता था या बेच देता था। यही करता था, उसमें भी 10-5% अनाज किसी आश्रम में देता था, किसी जगह पर देता था कि भाई। और प्रचलन था कि जैसे ही कोई फसल होती है, वैसे हमारे यहाँ कोई ऐसा त्योहार आता है जिसमें लोग डोनेशन करते हैं अनाज का। तो कुछ अनाज डोनेट किया, कुछ अनाज अपने लिए रख लिया, और कुछ अनाज को सेल कर दिया। अब कुछ होशियार लोग होते थे, वो कहते थे ना तो हम किसी को देंगे, ना तो हम इसको बेचेंगे, हम घर में रखेंगे। तो खा तो उतना ही पाओगे ना। फिर क्या होता था, उस अनाज में घुन लग जाते थे, घुन चाल देते थे उसको। तो अनाज तो तुम्हारे उतना ही काम आया ना। इसलिए मोटर व्हीकल की जरूरत पड़े वो भी कर लो, कोई बिजनेस कोई कोर्स करना है वो भी कर लो, मार्केटिंग में पैसा लगाना है वो भी लगा लो। मतलब क्या करो, अनाज जो आपके पास एक्सटेंशन में आ गया है, हो गया है, उसको आपने बेच दिया। कोई पॉलिसी में डालना है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में डालना है, मतलब उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, कहीं लगा दीजिए, सेल कर दीजिए, मतलब दे दीजिए उसको, कहीं लगा इन्वेस्ट कर दीजिए। और नहीं तो वो पड़े पड़े जो धन है आपका, थोड़ा दान भी कर दो। नहीं तो वो पड़े पड़े जो धन है आपका, वो चलनी हो जाएगा आपकी किसी। मतलब जब चलनी हो जाता है, घुन लग जाता है, तो बहुत कम ही हिस्सा आपके हाथ लगता है। फिर आदमी कह रहे घुन लग गया, फेंको इसको। तो तीन ही अवस्था है किसी भी चीज की, या तो वो दान होके शुद्ध हो जाएगी, या तो खा पी के उपभोग में चली जाएगी, और नहीं तो उसकी अंतिम अवस्था नष्ट होना है ही। क्लियर हो गई बात?
और एक तो रेमेडी हो गई ये कि आप भाई डोनेट करो, जो भी प्लेनेट 12th में बैठा है उससे संबंधित स्थान पर, उससे संबंधित व्यक्ति पर, या उससे संबंधित वस्तु का दान करिए। और दूसरा क्या है, जो प्लेनेट आपके 12th हाउस में बैठा है उससे रिलेटेड फॉरेन चले जाइए। मरकरी बैठा है स्टडी के रिलेटेड, बिजनेस करने के लिए चले जाइए। सन बैठा है कि थोड़ा और हाइप हो जाए, कुछ और लाइफ में सक्सेस मिल जाए, नेम फेम मिल जाए, उसके लिए आप चले जाइए। सैटर्न मिला है कुछ काम धंधे की, नौकरी करने के लिए चले जाइए। तो उससे रिलेटेड आप विदेश में भी जाते हैं तो भी आप यूटिलाइजेशन ही कर लें। ठीक है। और अगर 12th हाउस में कोई प्लेनेट प्लेस नहीं है तो जो वहां का लॉर्ड है उसको आप ले सकते यूज। बात समझ आ गई? तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा बहुत दशा सिस्टम पे बात करेंगे और प्लैनेट्स पे। अभी हाउस पे आए थे, कौन सा हाउस किन किन चीजों को लेके चलता है, और थोड़ा बहुत स्लाइटली हमने और भी चीजों को यूज किया। फिर प्लैनेट्स पे आएंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम। फिर से बता रहे हैं वही बात।